हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम समझते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, इसके बारे में जानकारी लेंगे एंड इसके सिद्धांत क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रॉप 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 रोटेशन का प्रिंसिपल्स एंड क्रॉप रोटेशन क्या है एंड क्रॉप रोटेशन प्रिंसिपल्स। ठीक, तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है। किसी निश्चित समय में या निश्चित भूमि पर किसी दिए गए निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना कि ताकि हमारी मृदा की जो उर्वरा शक्ति बनी रहे एंड उसकी उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो इससे क्या है कि हमारी जो आगे वाली जो आने वाली फसलें हैं या उस जब हम उगाएंगे फसलों को तब उसमें क्या उत्पादकता बनी रहेगी, हमारी फसलें अच्छी रहेंगी और सॉइल भी अच्छा मेंटेन रहेगा। तो फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना, यहाँ पे इसकी परिभाषा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित भूमि पर इसमें देखिए फसल चक्र में 5 शब्द आना चाहिए। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित भूमि पर फसलों को हेर फेर करके इस प्रकार बोना, फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार बोना जिससे हमारी मृदा की उर्वरता बनी रहे और उत्पादन अधिकतम प्राप्त हो, जिससे हमारी मृदा की उर्वरता का ह्रास ना हो और उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो, उसे हम फसल चक्र कहते हैं। तो देखिए फसल चक्र में 5 वर्ड आने चाहिए जो कि हमारी भूमि को बहुत मेंटेन बनाएगी। किसी निश्चित समय में मतलब किसी निश्चित दिए गए समय में किसी निश्चित भूमि पर फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार बोना, मतलब अदल बदल कर फसलों को एक फसल गेहूं बोए तो अगली फसल क्या गन्ना बोएंगे, या अगली ये फसल धान बोए तो अगली फसल आने वाली जो वाली गेहूं बोएंगे, या तो मक्का बोए तो आलू बोएंगे। इस प्रकार बोना कि जिससे हमारी मृदा की जो उर्वरता है का ह्रास ना हो एंड उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसे 5 वर्ड आते हैं। फसलों के जो रोटेशन है इस प्रकार बोया जाता है कि मृदा का ह्रास भी ना हो, वो फसल चक्र कराता है। तो चलिए हम इसके देखते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है क्रॉप रोटेशन के। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और फसल चक्र का सिद्धांत हमें क्यों अपनाना पड़ा, इससे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जान लेते हैं कि कृषि का हिस्ट्री क्या रहा है। इसके पहले जब उतना कृषि ज्ञान नहीं था तो मनुष्य क्या करते थे, किसी जगह पे जाते थे, जंगल को जलाए,
राख हुआ, मानसून की जो पहली वर्षा होती थी उसी राख में बुआई कर देते थे, और उससे जो पैदा होता था अक्टूबर नवंबर से काट तक फिर चले जाते थे। फिर ऐसे अगली भूमि पे जाके तो यही यही जो मतलब एक जगह पे यहाँ पे खेती किए एक सीजन में, फिर इसको छोड़कर चले गए दूसरी जगह। यही है हमारी झूमिंग खेती, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या टोंगिया कल्टीवेशन भी इसे बोलते हैं। इसे घुमंतु खेती भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता था कि गए जंगल को साफ उप किए, जलाएं, जो जलाने के बाद जो बारिश होती थी, मानसून जो पहली बारिश होती थी उसी बारिश में धान की खेती, कुछ भी मतलब मोस्टली धान की खेती किया जाता है, क्योंकि मानसून आधारित खेती हुआ करती थी, उसी पे वो खेती करते थे। उसके बाद बस एक ही फसल लगातार लेते थे, जिससे क्या होती है कि हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो ह्रास होने लगा, मृदा की प्रोडक्टिविटी, जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है उसमें डैमेज होने लगा, जिसके कारण वह अगले जगह चले जाते थे। जब ऐसा मतलब जब ब्रिटिश शासन आया तो उसमें क्या हुआ कि जब इस एक जगह दूसरे जाने में रोक लगा दिए, तो उन्होंने देखा कि एक ही फसल बार बार लेने से मृदा की जो पहले की तुलना में उत्पादन कम हो रहा है। तो जिसके कारण फील्ड मैनेजमेंट का उन लोग को मतलब ज्ञान हुआ, फील्ड मैनेजमेंट फसल से क्या होती है और ये सब। फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन अपनाया गया कि इसके बाद दूसरी फसल को बोया जाए। तो चलिए देखते हैं फसल चक्र के जो सिद्धांत हैं उसके। तो सबसे पहला है जो डिमांड ऑफ द डिमांड बेस्ड, क्या है, डिमांड बेस्ड क्रॉप सिलेक्शन। अब फसल चक्र को जो सिद्धांत है, हम कौन सी फसलें को किस क्रम में बोएंगे, मतलब इस सीजन रबी सीजन में क्या बोएंगे, खरीफ सीजन में क्या बोएंगे, इसी का मतलब देखते हुए उनके सिद्धांत को हमें वर्णन करना है, और मतलब सिद्धांत को पारित किया गया, निकाला गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी फसलें कहाँ बोई जाए जो ज़्यादा डिमांडेबल है। जैसे अब हम सिटी के हमारे नियर अबाउट फील्ड है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मार्केट में मतलब सब्जियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर सिटी है, ठीक, तो पहला हम वेजिटेबल ले लेंगे, वेजिटेबल्स सिटी के लिए। फिर या पोटैटो ले लीजिए रबी में, खरीफ हो गया, खरीफ में आप ले लीजिए कोई, एंड ये रबी हो गया। एंड इसे लोबिया हम नहीं लेंगे, यहाँ पे मोस्टली जो कुकुर बीट्स की फैमिली के जो वो है, जैसे मान लीजिए खीरा ले लेंगे, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक। ये सिटी अगर आप जैसे आपका फील्ड जहाँ राइस मिल है, राइस मिल जहाँ है वहाँ पर हम राइस लेंगे, फिर उसके बाद राइस के बाद वीट ले लिए, वीट ले लिए, फिर एक ठो लोबिया ले लेंगे, ठीक। अब जैसे हमारा फील्ड शुगर मिल जहाँ है, गन्ना मिल है, तो वहाँ पे उनकी डिमांड के अनुसार को फसलों को हमें उगाना पड़ेगा। तो शुगर कैन ले लिए आप, शुगर कैन, एंड पोटैटो ले लीजिए। मोस्टली शुगर कैन को जो होता है, शुगर कैन लेने के बाद जो इसकी पीढ़ी यहाँ पे हो जाएगा, रैटून हो गया, इसका रैटून हो गया। फिर ये आपका चला जाता है 2 ईयर में, यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा, यहाँ पे भी फिर रैटून हो जाएगा, रैटून, ठीक। लास्ट में एक बचेगा जो है लोबिया ले लिया जाता है, ठीक। शुगर कैन। तो क्या होगा कि डिमांड बेस्ड मतलब डिमांड के अनुसार भी फसलों को उगाया जाता है, कि यह इनका सिद्धांत है फसल चक्र का, जहाँ जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से वहाँ की फसलों को बोया जाए। अब जहाँ बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे कहाँ बोएंगे, ये डिमांड बेस्ड हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम इसी में देखेंगे क्लाइमेट के आधार पे, इसी में देखेंगे क्लाइमेट के आधार पे। क्लाइमेट के आधार पे अब जैसे
और जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही तो वहाँ पर हम तो मोस्टली ज़्यादा धान ही लेंगे, अब कि वहाँ बाजरा थोड़ी नहीं लेंगे। तो क्लाइमेट में अगर जैसे रेन ज़्यादा हो रहा है जहाँ रेन, तो वहाँ पर राइस लेंगे फर्स्ट। उसके बाद अगर इधर आपका पश्चिम बंगाल है जो इनसे धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या है, तीनों सीजन में आपका धान ही लिया जाता है। अस अमन बोरू जो आप लोग नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे तीनों सीजन में लिया जाता है। तो वहाँ पे जो तीनों सीजन में मान लीजिए, तब यहाँ पे मोस्टली जहाँ तक बारिश होती है नॉर्मली वहाँ तक बात करेंगे। तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, लोबिया हो गया या उर्द हो गया, ठीक। अब जहाँ ड्राई लैंड एरिया है, ड्राई लैंड एरिया के लिए फसलों को ऐसी फसलों को चुनाव करना चाहिए। जैसे हो गया आपका बाजरा ले लीजिए, बाजरा। और खरीफ में हो गया बाजरा। मस्टर्ड ले लीजिए, मस्टर्ड रबी में हो गया। एंड जायद में खा लिया जाता है इसका। ये क्या है, खरीफ, रबी, जायद। तो जो बाजरा राजस्थान में हम अगर चले जाएंगे तो राजस्थान में बाजरा लेंगे या मस्टर्ड लेंगे या तो ग्राम लेंगे। जो इन 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 दोनों फसलों को, तीनों फसलों को बहुत माइनर, मतलब बाजरा को बहुत क्या माना जाता है, बहुत मतलब कि बहुत कम पानी चाहने वाला फसल बाजरा है। उसके बाद रबी में जाएंगे तो चना को भी बहुत कम फसल पानी चाहता है। एंड सरसों की भी बहुत मांग, जो पानी की सिंचाई की मांग होती है बहुत कम होती है। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट बेस्ड। एंड दूसरा हम देखेंगे इसी पे, एक और देखेंगे इसी में डिमांड बेस्ड के अनुसार आधार पर, सॉइल के बेस्ड पे। सॉइल, अब देखिए, अब ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल में हम वहाँ पे जाएंगे धान उगाने, सब्जी उगाएंगे या मूली उगाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लैक सॉइल बहुत हार्ड होती है, जिसके कारण वहाँ पे काटन वाटन उगाया जाता है, जो कि मोस्टली ज़्यादा फेमस होता है। तो ब्लैक सॉइल मान लीजिए, जैसे काली मिट्टी, तो वहाँ पे क्या ले लेंगे, काटन। मोस्टली वहाँ पे काटन नहीं, मतलब हैवी सॉइल में जो ज़्यादातर से होती है काटन हो गया। यहाँ पर राइस भी ले सकते हैं, क्योंकि वाटर लाइन कंडीशन होता है यहाँ पे बहुत, जिससे कि जो सॉइल सेचुरेशन की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीगेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण मतलब सॉइल जो लीच कर नीचे जाते हैं, वाटर जो सॉइल से वाटर नीचे जाती है वो जाने ब्लॉक कर लेता है, नीचे से नीचे नहीं जा पाता है। जिसके कारण राइस ले लिया, काटन ले लिए, पोटैटो ले सकते हैं। पोटैटो यहाँ पे ठीक नहीं होगा, यहाँ पे मस्टर्ड, अब मस्टर्ड ले सकते हैं। मस्टर्ड और ये वाला खा लिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए क्ले सॉइल है या सैंडी सॉइल है, इन सभी में तो राइस आप लोग तो जानते होंगे, मोस्टली राइस लिया जाता है। राइस, फिर उसके बाद व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, पोटैटो यहाँ पे लोबिया ले सकते हैं या उर्द हो गया, सनफ्लावर भी ले सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, जो कि हम तीनों सीजन में उगा सकते हैं, मेज को भी उगा सकते हैं। बट जो खरीफ सीजन के कंपेयर में जो होता है, खरीफ सीजन में उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। तो हो गया है सॉइल के बेस पर, ठीक। अब जैसे एकदम सैंडी सॉइल है, टोटली सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस। जो अब देखिए, जो यहाँ पे सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पे एकदम मतलब बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर से जो रूट वाली फसलें हैं, जो या रूट वाली जो वेजिटेबल है, उनको लेंगे।
रोस्ट वाले वेजिटेबल हो गया। एंड रबी में आप पोटैटो लीजिए, जो कि पोटैटो हो गया या स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, और इसे खाली छोड़ दीजिए। तो ये हो गया सॉइल बेस्ड पे। तो हम चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया डिमांड बेस्ड पे, डिमांड बेस्ड के अंतर्गत। अब रूट के अकॉर्डिंग देखते हैं। रूट बेस्ड पे, ठीक, ऐसी फसलों को होना चाहिए, मतलब एक फसल गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए, या फिर उथली जड़ वाली फसल आप बोए हैं तो उसके बाद गहरी जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए अरहर ले लीजिए, अरहर के बाद आप व्हीट ले लीजिए, व्हीट इसे खाली छोड़ दीजिए, नहीं उर्द ले लीजिए, ठीक। या आप राइस ले रहे हैं या पैडी ले रहे हैं, आप पैडी ले रहे हैं तो फिर व्हीट ले सकते हैं, क्योंकि पैडी की जो रूट होती है कुछ थोड़ा ज़्यादा डाउन तक, नीचे तक रहती है, और व्हीट की जो होती है राइस की अपेक्षा कम होती है। फिर यहाँ पे लोबिया ले सकते हैं, ठीक। अभी हम बताएंगे लोबिया क्यों ले रहे हैं इसमें। आप इसके बाद लेगुमिनेसी क्रॉप का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पी ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। व्हीट की जगह मटर भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये हो गया मतलब गहरी जड़ वाली फसलों के बाद। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डीप रूट है। यहाँ पे क्या है, डीप रूट, सैलो रूट। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, डीप रूट, फिर सैलो रूट, ठीक। अब मेज भी यहाँ पे लेंगे खरीद में, तो फिर यहाँ पे आपको पी लेना पड़ेगा, या यहाँ पे पोटैटो जो कि गहरी वाली हो जाती है, जो कि ज़्यादा फर्टिलिटी कंज्यूम करती है। तो ये हो गया मतलब गहरी उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी वाली जड़ वाली फसल बोना चाहिए। फिर या तो अब पहले गहरी जड़ वाली फसल बो रहे हैं तो उथली वाली बोनी चाहिए। तो यार मतलब कि ऐसे ही फसलों की हेर फेर करके बोना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे आप प्लांट लगा दीजिए, प्लांट लगाने का क्या होगा, अब ये मान लीजिए सॉइल की लेयर है, ठीक। ये मान लीजिए सॉइल की लेयर है, और ये आप मान लीजिए कि आप व्हीट को बोए हैं, व्हीट को, तो इसकी जो जड़ है, इसकी जो जड़ें हैं मान यहाँ तक रहेगी। तो जो इसकी जड़ें जो सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, तो इसी की मतलब इतना ही लेयर तक एब्जॉर्ब करेगी, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए आप अरहर बोए हैं, ठीक, अरहर मान लीजिए बोए हैं, ये व्हीट हो गया, ये अरहर हो गया। तो अरहर की जो जड़ें हैं वो आएंगी पूरा यहाँ तक। तो ये अरहर की जड़ें यहाँ से लेंगी। अगर हम जो सैलो वाले हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं के बाद या मान लीजिए धानी है, धानी के बाद अगर हम फिर धान बोएंगे तो फिर सॉइल जो धान है इसी लेयर से लेगा। तो पहले तो यहाँ से ले चुका है, अब यहाँ की न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, फिर यही बोएंगे तो हमारी जो उत्पादन क्षमता घट जाएगी। जिसके कारण अगली फसल हम डीप सैलो वाली बोते हैं, जिसके कारण निचली वाली सतह में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले, और ऊपरी वाली सतह में एक सीजन का गैप होता है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम बोते हैं एक फसल को, मतलब गहरी वाली फसलों के बाद उछली जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, या कम खाद चाहने वाली फसलों के बाद या न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक, न्यूट्रिएंट अपटेक।
न्यूट्रिएंट का मतलब कि खाद चाहने वाले के अनुसार, मतलब कैसे कैसे चाह रहा है। जैसे मान लीजिए आप मेज बो दिए, ठीक, मेज बोने के बाद आप पी बो दीजिए। पी लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये खुद ही 30 से 35 केजी मतलब पर ईयर पर हेक्टेयर जो होती है 30 से 35 केजी नाइट्रोजन पर ईयर भूमि में इजारो करती है, मतलब भूमि में ही भूमि को देती है एनवायरमेंट के थ्रू। तो पी हो गया, या फिर लोबिया ले लीजिए या उर्द ले लीजिए या लोबिया ले लीजिए, या खरीफ सीजन में मान लीजिए ककड़ी के खीरा ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, अब मेज को खाद ज़्यादा चाहिए, और मटर तो खुद ही ले लेना है इन्वायरमेंट से, तो इसे खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा खाद चाहने वाले कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। अब मान लीजिए आप ले लिए बाजरा, जो कि कम खाद चाहने वाली है। इसके बाद आप बो दिए पोटैटो। अब बाजरा को कम चाहिए, पोटैटो जो है हाई कंज्यूम फर्टिलिटी है, जो मतलब हाईली जो न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करती है, जो कि ज़्यादा। तो मतलब एक फसल के बाद ज़्यादा खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी भूमि का जो मेंटेनेंस लगातार बढ़ा रहता है। मतलब ज़्यादातर से बोएंगे तो हमारी फर्टिलिटी उसी लेयर से लेते लेते क्या होती है, जो सॉइल है वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक एल्कलाइन लगभग जो, अब जब हम इसका कंपोजिशन पढ़ाएंगे तब उसे बताएंगे, बहुत ज़्यादा लेंथ दीजिएगा। तो कम खाद चाहने वाली फसलों का ज़्यादा खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, ज़्यादा खाद चाहने वाली कम फसलों को बोना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं जार में, कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिर मेज ले सकते हैं, सनफ्लावर ले सकते हैं, सनफ्लावर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया न्यूट्रिएंट अपटेक के अनुसार। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब इरिगेशन के कारण, इरिगेशन, अब ज़्यादा सिंचाई चाहने वाली फसलों के बाद कम सिंचाई वाली फसलों को बोना चाहिए, जिससे कि हमारे सॉइल का जो मेंटेनेंस है लगातार बना रहता है। अगर एक फसल को हम बो दिए, मान लीजिए राइस बो दिए, फिर राइस बोएंगे, पानी एकदम लबालब भरा रहेगा, तो हमारे सॉइल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो, अब इसमें क्या होता है, राइस में उसका एक गुड नेचर पाया जाता है, जो कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन को अपटेक कर लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में, इसलिए वह जीवित हो जाता है। एंड दूसरी जो फसलें हैं वो गल जाएंगी, जितना राइस वो मतलब ग्रो कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब देखिए, मतलब कम पानी चाहने वाली बात, अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। देखिए धान ले लीजिए, अब धान के बाद या पैडी ले लीजिए, पैडी का वीट, ठीक, वीट हो गया, फिर उर्द हो गया या लोबिया हो गया। ये क्या है कि एक लेग्यूमिनस क्रॉप को आपको हर सीजन में आपको बोना चाहिए, क्योंकि जो कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वह ये पूरा कर देती है। अब देखिए, अब मान लीजिए बाजरा ले लीजिए, बाजरा, जो कि बाजरा में जो है बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, बाजरा के बाद आप ले लीजिए पोटैटो ले लीजिए, जो कि पानी को बहुत 5 से 6 से तक सिंचाई मांगती है। या अगर वीट भी ले सकते हैं, आपके पास पानी अवेलेबल है तो, क्योंकि वीट को पानी की आवश्यकता अनुसार मतलब सिंचाई किया जाता है, आपके पास जितनी पानी उसी के अनुसार सिंचाई करेंगे। सनफ्लावर ले लीजिए, ठीक, या यहाँ पे ग्राउंडनट ले लीजिए, ठीक। इससे क्या होता है कि हमारी भूमि दलदली होने से बच जाती है और एयर का और स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस हमेशा बना रहता है। यदि हम
लगातार पानी भरे रहेंगे तो इससे जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण हैं, ऑक्सीजन ये बाहर जाकर एकदम खत्म हो जाएंगे और हमारी जो भूमि है एकदम एग्रीगेट होकर एकदम कंपैक्ट हो जाएगी। कंपैक्ट हो जाने पे जो इसमें के लवण है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये लीच कर नीचे नहीं जा पाएंगे और ये धीरे 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 सॉइल के ऊपर जमा हो जाएगी, जिसके कारण हमारी भूमि मतलब एल्कलाइन हो जाएगी, या ऐसे बोलते हैं लवड़ी कैल्शियम या सोडियम अगर यहाँ पर रुक रहा है तो यह क्षारीय हो जाएगी। ठीक, इससे हमारी भूमि को उत्पादकता में बहुत ह्रास होगा। ठीक, ये हो गया। इसलिए हम मतलब बोलते हैं कि ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, कम पानी चाहने वाली के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसल को बोना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं एडिशंस ऑफ लेग्यूमिनस। एडिशंस ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। दलहनी फसलों का दलहनी फसलों अब एडिशन दलहनी फसलों क्यों किया जाता है? जब हमारी भूमि में मान लीजिए हमारे पास बहुत हम मतलब वीक फार्मर है, तो हमारे पास उतना फर्टिलाइजर का उपलब्धता नहीं है, उतना खाद का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सीजन में तो हम फेंक देंगे। जब मान लीजिए हम धान लगाए, हम खाद ला के मार देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तो इसमें क्या करते हैं, जो भूमि से जो धान है, अब क्या करेगा, अब धान क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन को जितने भी है पता नहीं खुल गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे धान है, ठीक, इसकी यहाँ पे जड़ें हैं, ये अब क्या करेगा, ये अब इनसे धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट है सॉइल से ले चुका है, अब यहाँ पे हमारी सॉइल वीक पड़ चुकी, कमजोर पड़ चुकी है, तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे, पी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब मटर हम लगा देंगे तो इनकी जो जड़ें हैं इनमें गांठें पाई जाती हैं, राइजोबियम गांठें। तो ये क्या करती हैं, वायुमंडल से क्रिया करके जो नाइट्रोजन की मतलब यहाँ पे कमी होती है, यहाँ पे इनको भरपाई कर देती है इस सॉइल में। तो कम यहाँ पे लेग्यूमिनस का इसलिए हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए, जो कि नाइट्रोजन की जो कि खाद की मात्रा को भूमि में बढ़ा देता है और हमें खाद की आवश्यकता कम पड़ती है, इससे मोस्टली ज़्यादातर से नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आप कोई भी खरीफ क्रॉप ले और जायद क्रॉप ले सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आप यहाँ पे पोटैटो ले लीजिए, पहली बार पोटैटो, तो यहाँ पे लोबिया ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे मेज ले लीजिए आप, फिर यहाँ पे मस्टर्ड ले लीजिए, मस्टर्ड में यहाँ पे उर्द ले लीजिए, ठीक। ये कंसेप्ट क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर अब बोलते हैं कि एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली, मतलब एक ही मतलब कुल की एक कुल का बोध है फसल के बाद दूसरी कुल का दूसरी फैमिली का बोना चाहिए। फैमिली बेस्ड ये क्या है, ये फसल चक्र से भी सिद्धांत देंगे। ऐसे बोलने से क्या होगा कि हम देखिए, मान लीजिए फैमिली के, मान लीजिए कोई चीज लगा दीजिए, मान लीजिए ग्रेमनी का लगा दिए। मान लीजिए उसमें कोई रोग लग गया है बहुत भयानक, तो यहाँ फिर लगाए, तो अगर मान लीजिए ग्रेमनी लगाए तो ये फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इसी फसल में। इसलिए इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेमनी का लगा दिए, यहाँ पर हम पोटैटो लगाएंगे जो कि सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी, ठीक। अब यहाँ पे हम फसल को बदल देंगे, सनफ्लावर कर देंगे, सनफ्लावर कर दीजिए। अब यहाँ मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए ग्रेमनी का जो है पैडी ही लीजिए, पैडी, इसके बाद आप मस्टर्ड ले लीजिए, मस्टर्ड
जो कि कृषि फ्री फैमिली के। अब देखिए यहाँ पे जो धान मान लीजिए जो भी कीटाणु या सॉइल से संबंधित या कुछ भी जो लगे, अगर हम इसी ग्रेवनीपुर का फिर यहीं पे ग्रेवनीपुर का बोएंगे तो जो कि इनकी जो चक्र है हमेशा यहाँ से यहाँ तक बना रहेगा, जो कि हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करेंगे और सॉइल को भी, सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न है, जितने स्टेम बॉर्न है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इस फैमिली के बाद ये फैमिली को बो दिए कृषि फ्री का, तो यहाँ का जो इनका जीवन साइकिल है इसके बाद टूट जाता है, इससे इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरा नहीं पाता, जिसके कारण ये बीमारी एक फसल से दूसरी फसल में पूरे वर्ष तक नहीं रह पाते, ये अपने सीजन तक ये अपनी असर दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फैमिली बेस्ड। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे क्रॉप जो फसल चक्र सघनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो लेक्चर को पूरा देखें, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।